नमस्कार, मैं हूँ गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक से। एक बार फिर से हाजिर हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ और उन खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर हम नजर डालेंगे और फिर बताएंगे कि उसके पीछे की असल कहानी क्या है, खबर से क्या कुछ महत्वपूर्ण निकल कर आ रहा है। पहली खबर यह है कि राजस्थान में कांग्रेस सब कुछ बेहतर मानकर चल रही थी, मगर पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का जयपुर दौरा हुआ था। उस दिन जो भीड़ आई उसमें उसके बाद जो है पार्टी में हड़कंप मच गया है। इसके बाद से जो रिपोर्ट आलाकमान को की गई उससे पार्टी में मंथन और चिंतन दोनों तेजी से आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी की जो सभा हुई उसके बाद से एक और सर्वे के लिए एजेंसी को उतार दिया गया है। अब तक के हुए सर्वे और इस सर्वे के बाद ही नाम फाइनल किए जाएंगे। यानी सर, कुल मिलाकर राजस्थान में जो अभी सोचकर कांग्रेस चल रही थी, कम से कम वैसा देखने को नहीं मिला। बिल्कुल, मुझे लगता है इस खबर पे हमने कल भी जो है वो चर्चा की थी और ये खबर महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान और एमपी 2 ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस का सीधे-सीधे से एक तरीके से लड़ाई है, क्योंकि इसमें कोई अन्य दल भी शामिल नहीं है। राजस्थान में कुछ 1-2 छोटे-मोटे दल हैं। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अभी डिले कर रही है लिस्ट को, उससे अब ये कहा जा रहा है जो लास्ट सर्वे होगा, उस सर्वे में जो रिपोर्ट है वो सीधा हाई कमांड के पास जाएगी और हाई कमांड ये तय करेगी कि क्या होना है। क्योंकि हमने देखा था जब लास्ट ईयर जब मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जब राजस्थान में थे और ये पायलट वर्सेस गहलोत का मुद्दा चल रहा था, तो किस तरह से सभी विधायकों ने और मंत्रियों ने कैसे इस्तीफे की पेशकश की थी और एक राजनीतिक संकट सा लग रहा था और वापस वहां से मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को आना पड़ा था। और फिर उसके बाद गहलोत साहब का नाम चलता रहा कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, वो भी नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है इस बार पार्टी हाईकमान ये चाहती है कि वो अपनी मर्जी के वहाँ पे उम्मीदवार उतारे जिनकी विनेबिलिटी भी हो और किसी एक के पक्ष में, यानी वो किसी एक खेमे या एक ग्रुप के ना हो जाएँ, ताकि चुनाव के बाद की स्थिति जो है, अगर ऐसी बनती है, हालाँकि एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ, तो किसी एक के पक्ष में ना चला जाए, हाईकमांड अपना कंट्रोल ना लूज़ करे, ये एक इसके पीछे की सोच हो सकती है। तो कुल मिला के कहा जाए, इस खबर को आज हमने इसीलिए लिया, इसमें अपडेट ये है कि अब जो फाइनल सर्वे की रिपोर्ट है, वो कैसे इतने कम दिनों में फटाफट आएगी, क्योंकि डेफिनिटली एजेंसी का जो सर्वे करने का तरीका है, वो अपना होगा और वो हाईकमांड को पहुँचनी है, उसके बाद मीटिंग होगी, नाम देखे जाएँगे, स्क्रूटनी की जाएगी, फिर कहीं जाकर जो है, वो टिकट दिए जाएँगे। तो कहीं न कहीं ये जो कांग्रेस का डिले है, ये कांग्रेस के लिए ही कहीं मुसीबत का सबब ना बन जाए, राजस्थान में जो हाल की घड़ी में दिख रहा है। इस खबर को इसीलिए हमने रिपीट किया। जी। जी, इसके साथ-साथ खासकर इसलिए भी शायद ज़रूरी है सर, क्योंकि ये पहले से ही कांग्रेस के हाथ में राज्य है, हाथ से जा चला ना जाए इसके लिए ज़्यादा मेहनत की जा रही है। अगली खबर जी। की तरफ हम नज़र डालेंगे कि पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट खेलने के लिए भारत आ चुकी है। टीम का यहाँ जोरदार स्वागत किया गया है, लेकिन प्लेयर्स को खाने में बीफ नहीं मिलने के मामले ने तूल पकड़ा है। भारत के कई राज्यों में बीफ बैन है, ऐसे में टूर्नामेंट में उतरने वाली किसी भी टीम को बीफ नहीं दिया जाएगा। इस बीच पाकिस्तान क्रिकेटर्स बोर्ड के चेयरमैन जका अशरफ ने भारत को दुश्मन मुल्क का बता दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत दुश्मन मुल्क है। इस कारण कई ओर से बोर्ड की आलोचना हो रही है। पाकिस्तान के पत्रकार सहित वहां के लोगों ने भी बीफ मामले को बेवजह बताया है। फिर एक नया विवाद। आप ये कहिए कि पाकिस्तान को तो जैसे आदत है विवाद क्रिएट करने की, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ पर वर्ल्ड कप खेलने आई है या खाने-पीने आई है? क्योंकि बोर्ड को ये ज़्यादा टेंशन है कि उनको क्या खाने को दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा। और भी टीमें आई हुई हैं, उन्होंने तो कंप्लेंट नहीं की। ये जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली बात करते हैं। ऊपर से इनको ये नहीं पता कि ये पीसीबी के चेयरमैन हैं या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, जो ये इस तरह के बयान देते हैं कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है। अगर आपको इतना ही शौक है राजनीति करने का, तो छोड़िए पीसीबी का पद और जाइए चुनाव लड़िए, फिर इस तरह की बातें कीजिए। तो कहीं न कहीं ये इस तरीके से अपनी टीम का मनोबल तो गिरा ही रहे हैं और कन्फ्यूज़न भी क्रिएट कर रहे हैं। तो भारत क्या खाने के लिए देगा, नहीं देगा, हम होस्ट हैं, हमें अच्छी तरह पता है कि क्या करना है। और आप अकेली टीम नहीं हो, यहाँ पे बहुत सारी और टीमें आई हुई हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये होती कि पाकिस्तान ये सोचती कि हमने पूरी उम्र लगा दी, आज तक भारत को किसी भी वर्ल्ड कप में हरा नहीं पाए। तो हम कम से कम ये सोचे कि उनको हरा पाएँगे कि नहीं हरा पाएँगे। बाकायदा कि ये सोचे कि हमारी थाली में क्या आएगा, हम क्या खा पाएँगे कि नहीं खा पाएँगे। तो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़्ड हैं
और ऐसे बयान जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है पीसीबी की तरफ से अगर ऐसे आते हैं। बाद में उन्होंने यू टर्न भी लिया और अपने सुर पलटे भी, पर उसका क्या बेनिफिट है फिर? आप पहले ही भारत ने आपको ठीक 48 घंटे पहले वीजा दिया है, वीजा तो आपको मिल नहीं रहा था आने के लिए। आईसीसी की दखल-अंदाजी के बाद तो आपको वीजा मिला है और उसके बाद इस तरह की बातें करना। और ये अकेले नहीं है, और जो इनके एक पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज हैं मुश्ताक मोहम्मद, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान टीम का तो बहुत स्वागत हुआ और स्वागत करने वाले मुसलमान थे। अरे भाई, हिंदुस्तान में कोई मुसलमान हिंदू वाली बात नहीं होती, ये एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ पर जो भी आपकी टीम का स्वागत हुआ है वो एक भारतवासी ने किया है, वो किसी धर्म विशेष ने नहीं किया है। तो किसी गलतफहमी मत रहिए, क्योंकि हमें मेहमान नवाजी की आदत है और वसुधैव कुटुंबकम, और भगवान जो होता है हमारे लिए मेहमान होता है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो किसी गलतफहमी में ना रहें। तो इनकी आदत है, ये चाहे ज़का अशरफ हो या फिर शोएब अख्तर हो, ये 3-4 शाहिद अफरीदी हो, ये 3-4-5 बंदे ऐसे हैं कि आप देखना पूरे वर्ल्ड कप के दौरान ये बयानबाजी करते रहेंगे और पाकिस्तान इस बार फिर भारत को हरा नहीं पाएगा और फिर ये सोच ले कि यहाँ से क्या खा के जाना है, क्या नहीं खा के जाना है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए और जहाँ तक हो सके इन्हें क्रिकेट पे केंद्रित करना चाहिए। जी, बिल्कुल सही आपने कहा सर कि कंट्रोवर्सी बेवजह क्रिएट की जा रही है। खास बात ये है कि पाकिस्तान से खुद कई जर्नलिस्ट का ये कहना है कि ये एक बेवजह की कंट्रोवर्सी है। चलिए, अगली खबर पर नजर डालेंगे तो अखिलेश यादव ने यूपी में गठबंधन इंडिया में अपने महत्व को साफ कर दिया है। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन इंडिया से सीटें मांगेगी नहीं, बल्कि अपने सहयोगियों को सीटें देगी। यूपी चुनाव 2022 की तर्ज पर समाजवादी पार्टी की कोशिश लोकसभा में तमाम राजनीतिक दलों को अपनी छत्र छाया में चुनाव लड़ने की है। शायद ही ये कांग्रेस को मंजूर हो। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एक मौन रस्साकसी चल रही है। इसे लेकर कहा जाने लगा है कि कहीं गठबंधन की नाव पानी में उतरने से पहले ही ना डूब जाए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने गीता। मैं इस खबर को पढ़ भी रहा था और समझ भी रहा था कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन में खासकर यूपी में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं। बड़े भाई की भूमिका में यानी 80 में से किसको कितनी सीट देनी है, नहीं देनी है, कांग्रेस को कितनी देनी है, बाकी दलों को कितनी देनी है और खुद पे उन्होंने कितना लड़ना है। तो ये उन्होंने साफ कर दिया कि किसी ऐसे उसमें न रहे कि सीट शेयरिंग होगी और हम आपको 80 में से कोई, जैसे कांग्रेस 15-20 सीटें मांग रही थी, ऐसे कुछ दे देंगे। मुझे नहीं लगता है 4-5 से ज्यादा सीट देंगे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है अभी कांग्रेस का 80 में से एक तो एमपी है पूरे यूपी में, वो भी रायबरेली से सोनिया गांधी। तो अगर वो 5 सीटें भी दे रहे हैं तो आपको 5 गुना तो पहले ही दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने बिल्कुल अपना मंशा साफ कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत ज्यादा कांग्रेस का बेस यूपी में नहीं है, इसलिए एसपी को बहुत सारी कोई मदद मिलने की आशंका नहीं है अगर गठबंधन होता है। पीछे लड़के देख भी चुके हैं, 2 लड़के यूपी के, अखिलेश और राहुल, दोनों बड़ी कैंपेन की थी और कुछ भी नहीं बना था। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि यहाँ पर ये तय है कि अमेठी, रायबरेली, आगरा, बनारस और एक आधी सीट और, मुझे लगता है 4-5 सीटें देने की मूड में है। अब उसमें कांग्रेस कितना मानती है, क्योंकि नए जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं अजय राय, वो काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं शुरू से। तो क्या वो 5 सीटों के लिए मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये भी देखना एक बड़ा दिलचस्प रहेगा। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि सीटों के लिए मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये दिलचस्प देखने लायक रहने वाला है। और मुझे लगता है कि इंतजार सभी को रहने वाला है कि किस तरीके से सारे समीकरण साधे जाएंगे। गठबंधन को लेकर तमाम समीकरण साधने की पहले भी कोशिश होती रही है। देखना ये है कि अब फाइनली क्या कुछ धरातल पर मिलेगा देखने के लिए। और इसके साथ-साथ अगली खबर की हम बात करें कि क्या कुछ अ, आगे देखने को मिला है, तो तृणमूल कांग्रेस ने के 2 नेता अ, 2 और 3 अक्टूबर को केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले हैं। यानी तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं वो 2 और 3 तारीख को केंद्र सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन होगा उसमें भाग लेने के लिए ट्रेन से दिल्ली आ रहे हैं। टीएमसी मनरेगा का फंड रोकने और अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। इस प्रदर्शन में लगभग 4000 मनरेगा मजदूर भी शामिल होने वाले हैं। जी, ये जो अभी प्रदर्शन होने वाला है जिसकी आपने अभी जिक्र किया, ये पहली बात तो, अगर आपको कोई मनरेगा से रिलेटेड आपके फंड्स रुके हैं, तो पहले आप केंद्र सरकार से बात करें कि क्यों रुके हैं। क्या उस फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ,
कोई तो कारण होगा ना, इतनी स्टेट्स में से अगर आपके फंड्स रोके, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली में आप प्रदर्शन करने आ रहे हैं बंगाल से, आप वही कर लेते प्रदर्शन तो भी क्या प्रॉब्लम थी। तीसरी बात, टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और आप फिर से अकेले प्रदर्शन करने जा रहे हो तो कहाँ एकजुटता है, ये तो फिर अलग अलग वाली बात दिखाई देती है। चाहे ये स्टेट का इशू है, स्टेट में सीपीआईएम कांग्रेस भी तो है आपके साथ, तो आप क्यों नहीं सबके साथ मिलकर कर रहे हैं। और अभिषेक बनर्जी पे खुद बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, खुद बहुत मामलों में वो लिप्त हैं, ईडी उनसे पूछताछ करती है बार बार। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस प्रदर्शन का कोई बहुत ज्यादा लाभ टीएमसी को मिलने नहीं वाला है। वो सरकार के खिलाफ जो बेटर होता कि वो केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री खुद वहां की बातचीत करते, जिससे भी जिस लेवल पे भी उन्हें करना था कि हमें फंड्स नहीं आ रहे और हमें ये दिक्कत आ रही है। तो ये राजनीति ज्यादा लग रही है, ये प्रदर्शन कम कि आप दिल्ली में आएंगे और उसके बाद आप वहां पे 2 दिन प्रदर्शन करेंगे, मीडिया की सुर्खियां बनेंगी और उसके बाद आप कहेंगे देखिए हमने तो केंद्र सरकार को हिला दिया, तो क्या उससे फंड रिलीज हो जाएगा? क्या आपको फंड उससे मिल जाएगा? इससे तो तल्खी और बढ़ेगी। आप बेटर होता कि बातचीत से ये मुद्दा सुलझाते। तो मुझे लगता है कि ये टीएमसी का जो ये कदम है, ये राजनीति इसमें ज्यादा मुझे लग रही है क्योंकि चुनाव है और इसमें एक कंसर्न जो है वो कम लग रहा है, क्योंकि कंसर्न होता तो हंगामा नहीं बातचीत होती। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि पहले बातचीत बहुत ज़रूरी थी। केंद्र से सवाल पूछा जाता कि ऐसा क्यों किया गया है? अगली खबर की तरफ नज़र डालेंगे। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। गडकरी ने कहा कि वो इस चुनाव में बैनर पोस्टर नहीं लगाएंगे, वोट देना तो दो। उन्होंने कहा कि चुनाव में माल पानी नहीं मिलेगा, मैं पैसा खाऊंगा भी नहीं और खाने भी नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारी सेवा ईमानदारी से करूंगा, ये विश्वास है। यानी कुल मिलाकर अपना रुख साफ करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बयान है और मुझे लगता है ये एक साफ राजनीति की और एक अपने कॉन्फिडेंस भी नितिन गडकरी में है कि मैंने काम ही इतना किया है और मैं किसी को चाय वाय नहीं पिलाने वाला, ना ही कोई अपने पोस्टर वोस्टर लगाने वाला हूँ। मैं तो बस अपने काम के दम पे वोट मांगूंगा, आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है। केंद्रीय मंत्री हैं, अपने डिपार्टमेंट में शानदार काम करते हैं, पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया है, देश के अंदर और बॉर्डर पर भी। तो उनका जबरदस्त जो है वो काम है। और नितिन गडकरी अपने बयानों के लिए अक्सर जाने जाते हैं, बड़ी साफगोई से, स्पष्टता से बयान देते हैं और अपने डिपार्टमेंट के काम के लिए भी जाने जाते हैं। किस तरह से वो अपने डिपार्टमेंट का काम करते हैं आपने देखा होगा कि अगर कोई हाईवे बनता भी है तो खुद उस हाईवे पे जाके कैसे चेकिंग करते हैं। जैसे मैं उनका एक वीडियो देख रहा था कि गाड़ी में खुद बैठ के वो चाय का कप डैशबोर्ड पे रख के और उससे कह रहे थे ड्राइवर से कि 160 की स्पीड पे चलाओ और अगर कप हिला या कप को कुछ हुआ तो फिर समझो कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा सड़क बनने का। तो वो खुद इस तरीके से काम करते हैं। तो और काफ़ी इस चीज़ को लेके उनका नाम भी है और अपने इलाके में भी उन्होंने नागपुर और विदर्भ के इलाके में बहुत काम किया है। इधर जो एक समय में किसानों की आत्महत्या और इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता था, वहाँ पे नितिन गडकरी ने काफ़ी हद तक जो है वो काम किया है, डेवलपमेंट की है और वहाँ के लोगों में खासे लोकप्रिय है वो। महाराष्ट्र की राजनीति में वो विधानसभा के चुनाव लड़के वहाँ मंत्री रह चुके हैं, आप केंद्र में मंत्री हैं लंबे समय से। तो मुझे लगता है उनका ये बयान जो है वो एक साफ राजनीति की ओर भी इशारा करता है और ये बताता भी है कि जिसने काम किया हो वही ये बोलने का दम भी रख सकता है कि भैया मैं तो पोस्टर बैनर लगाऊंगा नहीं, ना कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा, आपको वोट डालना है तो ठीक है। तो अगर सभी ऐसा सोच ले मुझे लगता है तो फिर ये एक बहुत बड़ा कदम होगा साफ राजनीति। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि साफ राजनीति की तरफ एक कदम है और साथ ही ये बताता है कि अगर आप काम करेंगे तो आपको किसी तरीके की चाय पानी पिलाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, लोग आपके काम पर ही वोट करेंगे। जी। और मुझे लगता है कि काबिले तारीफ ये फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम चर्चाओं में सहयोग करने के लिए, तमाम चर्चाओं के साथ जुड़ने के लिए। और जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, सभी पर हमारी नजर बनी रहती है। तो जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और इसके साथ साथ नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।